बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पिछले एक साल से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट तेज़ी से नीचे आ रहा है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसका एक इनफरादी इंसान के ऊपर और मईशी तौर पे पूरी मईशत के अंदर इकॉनमी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट है क्या। इंटरेस्ट रेट के मुख्तलिफ नाम हैं। कभी काइबोर रेट, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, कभी बैंकिंग प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। लेकिन असल में ये सूद है, शरह सूद, यानी कितने मुनाफे के ऊपर बैंक किसी को पैसा देता है। अब बैंक के अंदर पैसा कहाँ से आता है? बैंक के दो मेजर अकाउंट्स होते हैं, एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट, और ये तो आप सब जानते ही। अब करंट अकाउंट के अंदर आम लोग पैसे रखते हैं जो कि बचना चाहते हैं इस सारे सूदी निज़ाम से। लेकिन फिर एक सेविंग अकाउंट है जो कि प्रॉफिट भी देता है। अब ये सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट, बैंक इन सारे पैसों को इस्तेमाल करता है लोगों को लोन देने में। बैंक लोगों को पैसा देता है कर्जे की सूरत में, और इसी के ऊपर जो शरह सूद कमाता है वही बैंक का प्रॉफिट है। बैंक से कर्जा कौन लेता है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो इंडिविजुअल जिसने मोटरसाइकिल या गाड़ी लेनी है या छोटा मोटा कारोबार करना है। फिर दूसरा वो इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी वो सनतकार जिसने अपनी इंडस्ट्री लगानी है या बनी हुई इंडस्ट्री के अंदर नए प्लांट्स लगाने हैं या मज़ीद उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, वो कर्जा लेते हैं बैंक से। और सबसे ज़्यादा जो बैंक से कर्जा लेता है, आपको जान के हैरत होगी, वो होती हैं हुकूमतें। और हुकूमत कभी नेशनल कभी इंटरनेशनल बैंक से कर्जा ले रही होती है। लेकिन ये भी देखें कि हुकूमत के जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो क्या क्या है। एक सबसे बड़ा जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो है टैक्स। हुकूमत लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है और वो मुख्तलिफ टैक्स की टाइप्स हैं, उसकी डिटेल में आज हम नहीं जाएंगे। उसके अलावा वो अदारे जो हुकूमत रन करती है और वो जो उसको प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, मिसाल के तौर पे एयरलाइंस, रेलवे सिस्टम, पावर के सेक्टर्स। लेकिन कभी कभी हुकूमत पैसे जनरेट करते हैं अपने असासे सेल करके या प्राइवेटाइजेशन करके। बाकी जो हुकूमत अपने खर्चे पूरे करती है वो लोन लेके करती है। अब हम बात करते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट ऊपर और नीचे क्यों जाता है और इसका मईशत के ऊपर असर कैसे होता है। हुकूमत जब कर्ज लेती है तो इसका क्या मतलब है कि हुकूमत नया पैसा छापती है, और आउट ऑफ नोवेयर जब हुकूमत पैसा छाप देती है तो वो पैसा मार्केट्स के अंदर आता है। जब मार्केट्स में पैसा आता है तो वो मनी की सर्कुलेशन को हाई कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। मनी की इंजेक्शन का इन्फ्लेशन पे कैसे फर्क पड़ता है, इसको एक मिसाल से साबित करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर 10 रोटियां हैं और पूरी दुनिया में 100 ही रुपए हैं, तो एक रोटी 10 रुपए की होगी। अगर हुकूमत 20% पैसा छाप दे, जैसे हमने कोरोना के ज़माने में देखा, अमेरिका जैसी इकॉनमी ने 2020 में इंटायर मनी सर्कुलेशन का 40% पैसा छाप दिया, तो जिसका असर हमने उसी वक्त फौरन देखा कि महंगाई कितनी तेजी से गई। तो अगर 20% पैसा मजीद छप जाए तो वो 20% का असर रोटियों के ऊपर कैसे आएगा कि वो रोटी अब 12 रुपए की एक हो जाएगी। क्यों? चूंकि रिसोर्सेज महदूद हैं। रिसोर्सेज को रातों रात बढ़ाया नहीं जा सकता, रातों रात इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जा सकती, एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाया नहीं जा सकता, और उन लैंड्स के थ्रू पैदावार को नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन पैसे तो बैंक रातों रात छाप सकता है। उसका इफेक्ट जब मार्केट में आता है तो वो महंगाई की सूरत में आता है। अब जब महंगाई बढ़ जाती है तो हुकूमत की सबसे पहले कोशिश होती है कि जितनी भी आवाम है उनकी स्पेंडिंग को महदूद किया जाए, यानी वो जो खर्च करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से कम करें। क्योंकि जैसे ही महंगाई को कंट्रोल करने के बारे में हुकूमत सोचती है तो हुकूमत सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। अब इस चीज़ का आपस में कनेक्शन क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए तो एक इंडस्ट्री वाला जो इंडस्ट्री लगाता है और वो अपने मुनाफा इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट करता है, अगर बैंक उससे ज़्यादा मुनाफा दे तो वो क्यों इतनी ज़्यादा हैसल करे। और एक इंडिविजुअल अगर उसने गाड़ी लेनी है और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो अब जो उसको शरह सूद मिलेगा, यानी ओवरऑल जो उसकी गाड़ी की कीमत हो जाएगी वो पहले से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हुकूमत लोगों की स्पेंडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जैसे पिछले साल हमने देखा जब महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी तो जो लोग साल में 2 दफ़ा बाहर के ट्रिप करते थे उन्होंने छोड़ दिया, जो हर महीने 2-4 दफ़ा अपनी फैमिली के साथ बाहर खाना खाते थे
انہوں نے اس چیز کو کم کر دیا. جو 3 مہینے بعد کپڑے سلاتا تھا اس نے اپنے خرچے کو کنٹرول کر دیا. تو لوگ انڈیویجول بیسس کے اوپر اپنے خرچوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اور انڈسٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا پیسہ جو سرمایہ دار یا صنعت کار ہے وہ بینکس میں ڈال دیتا ہے, جس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جس گروتھ کے اوپر ان لوگوں نے امپلائیز کو رکھا ہوتا ہے اور جو ایکٹیویٹی انہیں امپلائیز نے کرنی ہوتی ہے وہ اب اس کام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اور پھر مارکیٹ کے اندر ان امپلائمنٹ آ جاتی ہے. اور جب یہ ان امپلائمنٹ آتی ہے تو مزید پریشانی نظر آتی ہے. لوگوں کی جو سیونگز ہیں وہ سیونگز کھانا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ جو سیونگز ہیں وہ بھی کنزیوم ہو جاتی ہیں, پھر پریشانی کی ایک لہر دوڑتی ہے, پوری معیشت کے اندر اندھیرا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیتی ہے. اب اگر ہم 2024 کے سٹارٹ میں دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹ 22% پہ تھا, اور اسی سال حکومت نے جب اپنی پالیسیز کو چینج کیا اور جب انہوں نے سوچا کہ معیشت کا پہیے کو دوبارہ چلایا جائے تو انہوں نے آہستہ آہستہ پورے سال میں 5 دفعہ انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا, جو کہ دسمبر میں 13% پہ آ گیا. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انفلیشن بھی بالکل اسی کے ساتھ ساتھ نیچے آئی, اور اب جنوری کے اندر دوبارہ سے 1% ڈاؤن ہوا اور آج انٹرسٹ ریٹ 12% پہ آ گیا ہے. اب جب انٹرسٹ ریٹ اس طریقے سے نیچے آتا ہے تو لوگوں کو بینکس کے اندر منافع نہیں نظر آتا. اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ واپس بینک سے پیسہ نکالتے ہیں, جس کا افیکٹ ابھی ہم نے ریسنٹلی 6 مہینے پہلے دیکھا کہ ہماری سٹاک ایکسچینج آسمانوں سے باتیں کرنے لگ گئی. حتیٰ کہ 2025 جنوری کی ایک رپورٹ کے مطابق پورے سٹاکس میں تقریباً 3,40,000 رجسٹرڈ اکاؤنٹ ہیں, لیکن اس چھوٹی سی مارکیٹ بھی اس تھوڑے سے عرصے کے اندر تقریباً اپنی ویلیو کو ڈبل کر گئی. اور پھر سرمایہ دار بینک سے پیسے نکال کے واپس مارکیٹس کے اندر ڈالنا شروع کرتا ہے, اور جب مارکیٹس میں دوبارہ پیسہ آتا ہے تو پھر ہم ہلچل دوبارہ سے دیکھتے ہیں. پھر انڈسٹریز کے اندر وہی گروتھ آنا شروع ہوتی ہیں, نئی نئی چیزیں مارکیٹس کے اندر آنا شروع ہوتی ہیں, اور لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے. اس سے لوگوں کی پھر سیونگز بڑھتی ہے اور پھر وہ انویسٹمنٹ انڈسٹریز کی طرف رخ کرتے ہیں. یہ سائیکل پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں آیا, پچھلے 20 سالوں میں 5ویں دفعہ یہ سائیکل دہرایا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو کی ہے جو لنک کے اندر موجود ہے. اگر آپ مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں. تو انٹرسٹ ریٹ یعنی شرح سود اور انفلیشن یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ یا تحقیق کریں یا ان نمبرز کو صرف فالو ہی کریں تو آپ بہت اچھے انفارمڈ اور سمارٹ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ کا نیچے آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کی فیوریبل پالیسیز ہیں, اور اب ہم مارکیٹ کے اندر کانٹریکشن سے ایکسپینشن کا یہ سائیکل ضرور دیکھیں گے. اب جیسے اپورچونیٹیز کا دروازہ کھل رہا ہے, اس کو مس نہیں کرنا, لیکن انفارم ڈیسیژن اور پراپر ریسرچ کے ساتھ. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نالج اور لرننگ سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.